देश की राजनीति में एक बात सबको मान्य है कि असली नेता वही है जो जमीन से जुड़ा है। जमीन से जुड़ने का मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर आम आदमी से कनेक्ट करना। लेकिन सवाल है कि जमीन से जुड़ने के लिए नेताओं को क्या करना पड़ता है। क्या एक दिलचस्प जवाब यह हो सकता है इसका कि अगर जमीन से जुड़ना है तो जमीन पर चलना होगा। पीएम मोदी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन सब ने यह फॉर्मूला अपनाया और कामयाबी भी हासिल की। हाल के सालों में यह पैटर्न भी बढ़ा है। जब नेता लोगों के बीच पहुंचने के लिए सड़क पर तो चलते हैं, पर वो रथनुमा गाड़ियों पर सवार होते हैं, जिसे रोड शो भी कहा जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए नेता पैदल चलने का तरीका भी अपनाते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तोहमत झेलने वाले राहुल गांधी को भी यह फॉर्मूला अपनाते आपने देखा होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि में बदलाव भी नजर आया, लेकिन ममता बनर्जी इसकी सबसे माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं। आज भी वो ईडी की छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी और जब जब उन पर पॉलिटिकल प्रहार किया गया तब तब उन्होंने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैदल ही चलने का काम किया। और यह सच भी है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीति में उनसे बड़ा कोई जमीनी नेता नहीं है। ये कुल 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो हाल के महीनों की है, जो रखने जा रहे हैं। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री होते हुए भी ममता बनर्जी ने पैदल यात्रा की और उनके साथ न सिर्फ उनके नेता कार्यकर्ता चले बल्कि जनता का बड़ा हुजूम भी साथ में चलता दिखाई दिया। यह भीड़ शक्ति प्रदर्शन और जनता का समर्थन दिखाने का कारगर तरीका भी होता है। इसका इस्तेमाल करने में ममता बनर्जी एक्सपर्ट बन चुकी हैं। पिछले साल यानी 2025 में ही ऐसे 4 मौके आए जब ममता ने अपने अंदाज में पैदल मार्च निकाला। बंगाल में अब पॉलिटिक्स का ये दीदी स्टाइल बन चुका है और 9 जनवरी 2026 को भी ममता बनर्जी जब फिर से सड़कों पर पैदल मार्च के लिए उतरी तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। न पैदल मार्च का तरीका, नहीं मार्च करने का कारण, क्योंकि एक बार फिर वो केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ अपना विरोध जता रही हैं। ममता ने पैदल मार्च किया तो उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ साथ साथ चलती दिखी। आगे की कतार में टीएमसी के बड़े बड़े सांसद भी चलते दिखे और सबके बीच ममता बनर्जी खुद अपने चिर परिचित अंदाज में हवाई चप्पल पहनकर इसी तरह 6 किलोमीटर के पैदल मार्च को पूरा किया। मार्च पूरा होने के बाद नेताओं ने अपना अपना गुस्सा भी निकाला। नेताओं के बाद खुद ममता बनर्जी ने माइक संभाला तो तेवर वही एक दम पुराना वाला, बीजेपी को ललकारते हुए ईडी को निशाने पर लिया। বসিয়েছে একজনকে ইলেকশন কমিশনে, তিনি কে? হোম মিনিস্টারের কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি ছিলেন। আমার তাতে আপত্তি নেই। সব দখল করেছেন, যত এজেন্সি আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে সব দখল করেছেন। মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন জোর করে। तो कोलकाता से आज ममता बनर्जी ने दिल्ली पर बड़ा हमला बोला और सीधे सीधे अमित शाह को निशाने पर लिया। दीदी ने कहा कि बंगाल जीतने के बाद हमें दिल्ली भी जीतना होगा, बीजेपी को भारत पर राज नहीं करने दे सकते। इसके बाद दीदी ने दिल्ली को पेन ड्राइव वाली धमकी भी दी है। কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। तो सवाल है कि क्या यह सिर्फ ममता बनर्जी का चुनावी खेल है या वाकई उनके दावे में दम है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बयान के बाद कोलकाता से दिल्ली तक सियासी भूचाल आना तय है। फिलहाल इस आरोप पर बीजेपी के जवाब का इंतजार है, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि इस बार मामला और ज्यादा बड़ा बनता दिख रहा। केंद्र से अब सियासी लड़ाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और कोर्ट में दी गई दलीलों को जानने से पहले जल्दी से इस केस का रिकैप जान लीजिए। गुरुवार 8 जनवरी को ईडी ने सॉल्ट लेक इलाके में आई पैक ऑफिस पर और लाउडन स्ट्रीट पर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी।
ईडी के मुताबिक ये छापेमारी कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में थी, जबकि मामला ममता बनर्जी ने इसे टीएमसी के चुनावी रणनीतिक दस्तावेज हासिल करने की कोशिश बताया और केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए ममता बनर्जी खुद ईडी की छापेमारी के बीच वहां पहुंच गई। टीएमसी के आईटी विभाग के हेड प्रतीक जैन के घर पर ममता करीब 20 मिनट तक रुकी और जब वो बाहर निकली तो एक हरे रंग की फाइल के साथ थी और ईडी अधिकारियों पर हद पार करने का आरोप भी लगाया है। इन्हीं आरोपों के साथ दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे हैं और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो आगे हम दोनों पक्षों की ओर से दाखिल की गई याचिका के पॉइंट आपके सामने रखेंगे और कानून भी बताएंगे। ईडी ने हाईकोर्ट में टीएमसी के खिलाफ याचिका दाखिल की है, तो टीएमसी ने भी आईपैक पर ईडी की छापेमारी के विरोध में याचिका लगाई। आईपैक ने भी हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई का विरोध दर्ज करवाया है। इन सभी शिकायतों पर एक साथ आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में वकीलों और बाहरी लोगों की भारी भीड़ जमा होने की वजह से जस्टिस सुब्रा घोष ने नाराजगी जाहिर की और सुनवाई को 14 जनवरी के लिए टाल दिया है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और आरोप हैं। ईडी के मुताबिक छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के मौके पर पहुंचने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। तो ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने आईपैक ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान जांच में बाधा डाली और अहम सबूत हटाए, क्योंकि ईडी सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी अचानक आईपैक ऑफिस में पहुंची तो मौके पर मौजूद प्रतीक जैन का मोबाइल फोन खुद अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी भी वहां मौजूद थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने ईडी अधिकारियों से किसी भी तरह की बरामदगी दर्ज नहीं करने की चेतावनी दी। मतलब ये दिखाने की कहा गया कि छापेमारी में कुछ हासिल ही नहीं हुआ है। डीजीपी पर ईडी अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया और ईडी का कहना है कि उस वक्त जहां एक तरफ सिर्फ 3 ईडी अधिकारी थे तो दूसरी तरफ दर्जनों पुलिसकर्मी, आला अधिकारी और जेड कैटेगरी के सुरक्षा के घेरे में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिसकी मदद से ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक दबाव की स्थिति बन गई। ईडी अपनी याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि ममता बनर्जी इन सभी आरोपों को खारिज कर रही हैं और उल्टे ईडी पर कई आरोप लगाए हैं। अब देखिए टीएमसी ने ईडी पर जो आरोप लगाए हैं वो क्या है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के नाम पर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति के डेटा, हार्ड डिस्क और पार्टी दस्तावेज जब्त करने की कोशिश कर रही है। ईडी की छापेमारी राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक थी। हमने अपनी पार्टी के दस्तावेज वापस लिए, इसमें संभावित पार्टी उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसका ईडी की जांच से लेना देना नहीं है। ईडी की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी पीएमएलए कानून के तहत मिली ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और टीएमसी की याचिका में कहा गया है कि ईडी की छापेमारी और जब्ती का किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन को जानबूझकर टारगेट किया गया है, जिससे टीएमसी की सीक्रेट चुनावी रणनीति तक पहुंचा जा सके और बीजेपी ममता की सभी दलीलों पर पलटवार किया है। कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। इधर कांग्रेस ने इस बार इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का समर्थन किया है। किसी भी राज्य में चुनाव आते वक्त जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों में अलग तरह का गुस्सा है।
और ये तभी होता है जब चुनाव आता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जो इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र की है और केंद्र लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह सियासी हंगामा अभी थमने वाला नहीं है। चुनाव तक गर्माता रहेगा, क्योंकि आज ममता ने पैदल मार्च किया तो अब बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब तक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक बीजेपी टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। जानबूझ के किया, इट्स ए प्री प्लान vandalism and hooliganism by the TMC legal cell, instigated by the Mamata Banerjee. She is the prime accused regarding this incident, this yesterday's incident. Illegal काम, criminal offence. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बंगाल की मांग है। ईडी जो प्रेयर किया कोर्ट में, तुरंत सुनवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बीजेपी भी आज से सड़क में है। जितना टाइम तक एक्शन नहीं होगा, लॉफुल एक्शन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इसका खिलाफ जोरदार आंदोलन करने वाला है। लेकिन ममता भी लड़ाई के मूड में है। इसका ऐलान उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया था। 8 जनवरी को वो बयान एक बार फिर से उनका सुनना चाहिए आपको, जिसमें उन्होंने जानबूझकर हिंदी में बीजेपी को मैदान में उतरकर लड़ने की चुनौती दी। वो सोचता है ऐसा करने से ये हमारा मुश्किल हो जाएगा, चुनाव के लिए मुश्किल उसको हम कर देंगे। वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया, ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का 100 जॉब एजेंसीज वर्किंग हियर, हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तो भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। तो आपने राजनीतिक वार पलटवार सुन लिए, दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोप भी देख लिया, लेकिन एक और तकनीकी बात को समझना जरूरी है कि हाईकोर्ट में जब 14 जनवरी को सुनवाई होगी तो किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। किसने पीएमएलए कानून का गलत इस्तेमाल किया या किसने कानून के काम में बाधा डालने की कोशिश की, इन सब का सच सामने आएगा। लेकिन उससे पहले हमने यही सवाल कानूनी एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। इस पर उनकी क्या राय है, ये भी आप सुनिए। अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसके अंदर अगर देखें कि क्या ईडी का पलड़ा भारी है कि टीएमसी का, तो कानून की दृष्टि से देखें तो फिलहाल ईडी का जो पलड़ा है वो वाकई में भारी है। और ये बात मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कानून में, यानी कि अगर भारत की संविधान की बात करें तो उसके अंदर मुख्यमंत्री को कोई भी तरह का सुरक्षा कवच नहीं मिला हुआ है। जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो या तो राष्ट्रपति को मिली हुई है या राज्यपाल को मिली हुई है। पीएमएलए एक बहुत सख्त कानून है और उस कानून के तहत गिरफ्तारी हो सकती है, मुख्यमंत्री की बिल्कुल हो सकती है, परंतु पीएमएलए को गिरफ्तारी करने के पहले ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलए भी संविधान के ऊपर नहीं है। तो कानून के जानकारों का कहना है कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 का कवच है। अगर ईडी ने अपने आरोपों को साबित कर दिया तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार भी हो सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते उन्हें विधानसभा के बाहर गिरफ्तारी से किसी तरह की संवैधानिक छूट हासिल नहीं है। डेट में जो मामला बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और आज भी हम देख सकते हैं 4 घंटे पहले हाई कोर्ट ने लिटरली इस जो याचिका को आगे डेट दी गई क्योंकि वो संभालना मुश्किल हो रहा था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीएमएलए बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक अगर किसी भी तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रक्ट करता है या किसी भी तरीके से कॉपरेशन शो नहीं करता इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। स्टैट्यूटरी पावर्स हैं ईडी के पास इन्वेस्टिगेशन करने की, फिर उन पावर्स की क्या वैल्यू और उस ईडी की क्या जरूरत जहां पे सही और गलत को सामने लाया जा सके।